नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि से जुड़ी हुई तमाम नई नई तकनीक और नई नई जानकारियां लेकर आते रहते हैं। आज हम ऐतिहासिक नगरी ओरछा के लाड़पुरा गांव में आए हुए हैं और आपकी आज मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही प्रगतिशील किसान जिनका नाम है दिनेश कुशवाहा जी। दिनेश कुशवाहा जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और आप अपने विषय में हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं। आप अपना नाम बताएं और किस तरह की आप खेती करते हैं। जी नमस्कार सर, मेरा नाम दिनेश सिंह कुशवाहा है। मैं ओरछा के पास ग्राम लाड़पुरा का रहने वाला हूं। जो हमारी खेती है, पहले जो हमारे पिताजी खेती करते थे वो पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, तो उसमें क्या कि जो मुनाफा था तो वो बहुत कम रहता था और जो लागत थी वो बहुत ज़्यादा थी सर। तो मैंने किया है कि 5-6 साल पहले मैंने कुछ रेडियो प्रोग्राम सुने हैं शुभ कल, उससे मैंने खेती की ओर अपना रुझान किया है। मैंने क्या कि अपनी जो खेती है मेरी इस समय पारंपरिक हट के मैं फूलों की खेती और सब्जियों की खेती करने लगा हूँ। और साथ में जो रासायनिक भरी हम खाद वाली खेती करते थे उसको मैंने अपनी जो खेती है पूरी जैविक खेती की ओर मोड़ दी है। दिनेश जी, बहुत ही अच्छी बात की है आपने कि हम पारंपरिक खेती के साथ साथ अब आधुनिक तकनीक के साथ एक नवाचार कर रहे हैं खेती में। तो नई क्या तकनीक आप अपना रहे हैं अपनी खेती के साथ और इससे आपको क्या लाभ हुआ है, हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी सर, जैसे मैं पहले पारंपरिक खेती में जो हमारे पिताजी थे वो गेहूँ, चना, मटर और उड़द, सोयाबीन ये फसलें उगाते थे। अब जो हमने आधुनिक फसलें उगाई हैं तो हम सबसे ज़्यादा फूलों की खेती कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारा एक प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छा है। और इसमें क्या है कि जो घर की आमदनी है वो हमारी कम से कम ज़्यादा है, 10 गुना आमदनी हमारी बढ़ चुकी है। एक अगर उदाहरण के तौर पे हम आपसे अगर बात करें तो पहले हमारी जो सालाना इनकम थी एक साल में हमारी 1 एकड़ खेत की, वो इस समय हमारी जो सालाना इनकम की जगह वो मंथली इनकम आ चुकी है। अभी हम पूरी यानी सारी फसलें को हट के कर रहे हैं। मैं बागवानी भी कर रहा हूँ, कुछ पौधे भी लगाए हैं, बगीचा भी लगा चुका हूँ। अमरूद के पौधे भी हैं, मौसम्मी के पौधे हैं, जामुन का भी पौधा है, नींबू के भी पौधे हैं और फूलों की भी खेती की हैं। उसके साथ जो सब्जियां हैं, मैं बैगन की, मूली की और टमाटर हुआ, अपना लौकी हुई, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। सारी सब्जियों की खेती कर रहा हूँ और जो भी हमारी ये पारंपरिक खेती थी वो मैं टोटल छोड़ चुका हूँ इस समय। बहुत अच्छा। और अब जब आप इतनी नई तकनीक से खेती कर रहे हैं, कहा जाता है कि पशुपालन और खेती दोनों का चोली दामन का साथ रहता है। तो पशुपालन भी आप कर रहे हैं, किस तरह के पशु पाल रहे हैं और उनसे आपको कितना मुनाफा हो जाता है, कितना आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो रहा है आपका? जी, कहने का मतलब ये है कि खेती के साथ अगर पशुपालन नहीं है तो खेती हमारी अधूरी रहती है। क्या कि जैसे अगर हम अभी जैविक खेती कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पशुपालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पशु है जो उसका गोबर निकलता है उससे हम अपना खेत में डालने के लिए खाद तैयार कर लेते हैं जी। और साथ में जो हमारा खेती के जो अवशेष निकलता है, जो भी घास निकलती है, तो हमारे पशुओं के लिए वो चारा हो रहा है। और पशु हैं जो हमारे हमको उससे अपना दूध, दही, घी सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं हम। और पशुपालन में हम इस समय बकरी है हमारे पास कुछ, और 2 गाय हैं, 1 भैंस है। ये अभी हम पशुपालन किए हैं वर्तमान में। जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छी बात की है। खेती और पशुपालन का तो बहुत ही संग रहता है। अब अगर हम बात करें, इसमें देखा जाता है खेती में बहुत ज़्यादा लागत आ रही है किसानों को, आमतौर पे किसान कहते रहते हैं और मुनाफा कम होता है। तो आप हमारे साथियों को जो आपको देख रहे हैं उन्हें बताएं कि आप कैसे कम लागत लगे और मुनाफा ज़्यादा हो खेती में। देखिए क्या है कि इस समय जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं तो उसमें क्या कि जो रासायनिक खादों का जो दौर चल रहा है, तो क्या कि हम जब तक अगर रासायनिक खाद नहीं दे रहे हैं खेतों में तब तक हमारी पैदावार नहीं होनी। जो रासायनिक खाद है मार्केट में बहुत महंगे हो चुके हैं और उसमें मुनाफा तो फिर कम आना है, क्योंकि हम पारंपरिक खेती कर रहे हैं, एक ही फसल उगा रहे हैं। अगर हम खेती का मुनाफा बढ़ाना चाह रहे हैं हम अपना, तो हमको पारंपरिक खेती छोड़नी पड़ेगी। और जो हम रासायनिक खेती कर रहे हैं, जो रासायनिक उर्वरक मार्केट से खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लागत बढ़ रही है, तो हमको रासायनिक खेती छोड़ के जैविक खेती की तरफ रुख करना पड़ेगा अपना, तभी जाकर हम अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। निश्चित हमारे किसान भाई इसका लाभ लेंगे। और हम कुछ और बातें आपसे करें, जैसे कि हम जलवायु की बात करें और मिट्टी की बात करें, तो
तो यहाँ जो अपनी जलवायु है, वातावरण है और मिट्टी है, तो किस तरह की फसलें आप उगाते हैं यहाँ? जो यहाँ की जलवायु है, वातावरण, तो वातावरण को देखते हुए हम यानी सभी प्रकार की फसलें हमारे यहाँ सक्सेस हैं। अभी कुछ हम ट्रायल बेस पे भी कुछ पौधे लगा रहे हैं बाहर से मंगवा कर। जैसे अभी हमने कुछ ग्रीन एप्पल वेर के पौधे भी लगाए हैं। अब कश्मीर एप्पल और थाई एप्पल वेर के हम पौधे भी मंगा रहे हैं। और यहाँ पे हमने जैसे पहले मौसम्मी के कुछ ट्रायल बेस पे पौधे लगाए हुए थे। अभी 3 पौधे हमारे मौसम्मी के वो तैयार हैं, 4-5 साल पुराने हैं, तो वो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स निकला है। जो उत्पादन है बहुत अच्छा है। और जो सब्जी है, तो सब्जी तो हम हर प्रकार की कर सकते हैं इस जलवायु में। और फूलों की भी खेती है, तो यानी हर प्रकार से जो भी फसलें हैं तो हमारे यहाँ हर प्रकार से सक्सेस है। सब तरह की फसलें लगभग आपके यहाँ होती हैं। और अब हम अगर बात करें, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं खेती में, कई नवाचार भी आपने बताए हैं, तो किसी ने आपको कभी कुछ पुरस्कृत भी किया गया होगा? आपको पुरस्कार भी दिए हैं क्या किसी ने? जी, अभी पुरस्कार तो नहीं मिले हैं, क्योंकि अब जैसे खेती में आगे हम पहुँचे हैं तो बहुत सी जो NGO हैं, संस्थाएं हैं, वो हमारे पास जुड़ने लगी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन आगे चल के एक लक्ष्य है कि यहाँ कुछ समय बाद हमको अभी पहले जिला टॉप करेंगे, फिर स्टेट टॉप करना है खेती में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए मिलते हैं हमारे किसान दिनेश कुशवाहा जी से। अब हम बात करें, इसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारी कृषि के विकास में। तो आप कितना अपने घर में जो महिलाएं हैं उनको खेतीबाड़ी में संलग्न रखते हैं, उनको कामकाज में लगाते हैं? चाहे बात करें हम उनके आत्मनिर्भरता की भी, जैसे कोई आपने खेतीबाड़ी का सामान बेचा है, फसल उत्पादन किया या बेचा है, तो आप जो एक हिसाब किताब रहता है वो उनको भी साथ में आप रखते होंगे। या आप क्या कहना चाहेंगे उनकी आत्मनिर्भरता के लिए? जी, क्या है कि जो हमारे परिवार की जो महिलाएं हैं, वो एक तो हिसाब किताब है, पूरा जो भी हिसाब किताब आता है पूरा उन्हीं के पास रहता है। हमारा काम रहता है ओनली बेचना, जो भी है पूरा उन्हीं को हमको सब कुछ दिए हैं पूरा। और जो खेती का काम है, हमारा एक काम रहता है कि हम मार्केट जाके जो हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है, जो भी सामान कृषि से निकल रहा है, वो मार्केट में देंगे। और जो बकाया जो खेती का काम है, जो महिलाएं हैं, तो 50% उनका योगदान हमारे उसमें रहता है कि 50% वो साथ में आके खेती हमारी करवाती हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कि हम अभी देख भी रहे हैं कि आपके घर के सभी फीमेल कैंडिडेट भी काम कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके दिनेश जी। और अब बात आती है मुख्य रूप से हमारे बुंदेलखंड में, कहते हैं कि पानी की बड़ी समस्या रहती है जी। तो फसलों में पानी अगर नहीं हो पाता है तो उतना अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाते हैं। जल संरक्षण के लिए, हमें जल को बचाने के लिए क्या आप तकनीक अपना रहे हैं, इस विषय में भी बता दें। जैसे जैसे आपने एक बहुत ही अच्छा ये सवाल किया है कि जैसे बुंदेलखंड में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो क्या है कि जैसे सभी साथियों से हमारा यही अनुरोध रहता है कि हमारे जो आसपास के युवा किसान हैं, तो हम सभी को यही समझाते हैं कि जैसे हम क्यारी विधि से अगर खेतों में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी कम है तो पानी बहुत ज़्यादा कम पड़ता है। और जो अपना मार्च अप्रैल का समय आता है, उस समय में हमारा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता। तो हमारा सभी से यही कहना रहता है कि ड्रिप सिंचाई के द्वारा और स्प्रिंकलर के द्वारा सिंचाई करें, जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। और जो ये बरसात का पानी जो हमारा नदियों नालों द्वारा बहकर वेस्ट चला जाता है, उसके लिए जल संचय करें, यानी बोलते हैं एक कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अगर जो हमारा बरसात का पानी, तो हमको किसी भी हिसाब से उसको ज़मीन के अंदर नीचे लेके जाना है, तो जिससे हमारा जो पानी की जो समस्या है, तो वो पानी की हमारी समस्या कम होगी। तो जैसे अगर हमने एक अभी प्लानिंग किया है कि जो हमारा बोरिंग किए हैं, हम जो बोरिंग से हम पानी निकालते हैं, उसके बगल में एक 10 बाई 10 का हम गड्ढा खोद रहे हैं और उसमें पत्थर और बालू डालेंगे। पहले उसमें जो गड्ढा हम खोदेंगे, गोल शेप में गड्ढा लेंगे, तो उसमें यानी जो ईंटा है, ईंट की एक दीवार खड़ी करेंगे, उसके पूरा
सीमेंटेड उसमें प्लास्टर करवा देंगे बिल्कुल चिकना एकदम से, और उसमें चारों कोने पर पाइप लगाएंगे। तो उसमें जो खेत का पानी इकट्ठा हो रहा है, जो बारिश का पानी इकट्ठा होगा, वो हमारा उस गड्ढे में जाएगा, और गड्ढे से वो पहले हम उसमें नीचे पत्थर रहेंगे, उसके ऊपर बालू रहेगी, तो जो पानी आएगा तो बालू से छनते हुए पत्थरों के जरिए सीधा वो हमारे बोरिंग के जरिए सीधा ज़मीन के अंदर ही जाएगा। फिर वो पानी हम जैसे बोलते हैं कि हमने अपना वो रिचार्ज कर दिया है जी, वाटर लेवल को हम रिचार्ज कर रहे बहुत हैं। बढ़िया। तो अभी जैसे हम उसको ज़मीन के अंदर ले जा रहे हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर हम उस पानी को बाहर भी लेकर आएंगे। तो इससे हमारा एक ये प्रॉफिट रहेगा। और एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये भी है कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई और हमारे खेतों में पानी भरा रहता है, तो हमारे जो खेत हैं तो जो फसलें भी ख़राब हो जाती। अगर हम इस तकनीक से अगर खेती कर रहे हैं, जो अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो हमने आपको सिस्टम बताया, तो जो हमारा जी। खेत का पानी है वो उस गड्ढे के माध्यम से पूरा ज़मीन के नीचे पहुंचेगा, तो जो हमारी फसलें हैं तो वो फसलें भी ख़राब नहीं होंगी। बहुत ही अच्छी तकनीक आप ये ईजाद कर रहे हैं और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। अच्छा, चलते चलते कोई विशेष बात हो, जो संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, किसान साथियों को? जी बिल्कुल, मेरा सभी किसान साथियों से यही अनुरोध रहेगा। मैं सभी किसान साथियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि पारंपरिक खेती छोड़कर तकनीकी खेती पे आइए, और जो हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रासायनिक भरी खेती कर रहे हैं, उसको हम एक जैविक खेती की ओर मोड़ कर लाइए। क्योंकि अगर भविष्य का समय एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमारे रासायनिक अगर खादों का हम बराबर इस्तेमाल करते रहे और निरंतर अगर रासायनिक खेती की, तो हमारी जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कुशवाहा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका पुनः एक बार फिर से धन्यवाद। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। साथियों, आप सबको अवगत है कि हम कृषि दर्शन कार्यक्रम में समय समय पर नई नई तकनीक और नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। आज हम ओरछा के समीप आए हैं, जमुनिया खास, जो कि ग्राम टफरियन में आता है। हम आज आपकी भेंट कराते हैं आज यहाँ एक प्रगतिशील युवा किसान देव सिंह राजपूत जी से। राजपूत जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को अपने विषय में बताएं और किस तरह की आप खेती करते हैं वो पूरा विस्तार से बताएं। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। मैं देव सिंह राजपूत, ग्राम जमुनिया खास, तहसील ओरछा, जिला निवाड़ी से हूँ। और मैं जो है पहले परंपरागत खेती करता था, जो और सभी लोग करते हैं, और उसके बाद जो है मेरा मन हुआ कि कुछ हटके करना चाहिए, क्योंकि हटके करना पड़ेगा तभी कुछ जो है आमदनी में जो है बढ़ोतरी होगी। तो मैंने 2018 से एप्पल बेर की खेती की, और जो है उसी को फिर और बढ़ाते हुए मैंने फिर करीब 200 पेड़ सेब फल के भी लगाए। आड़ू है, बादाम है, और जो है एप्पल बेर है के साथ साथ जो है जो फ्रेंच बीन है जो फली होती है, और लाल पत्ता गोभी, ब्रोकली। पिछली साल मैंने स्ट्रॉबेरी भी की थी। इस प्रकार से काफ़ी प्रकार की नई जो है मतलब तरीके से और नई प्रकार की फसल मैं जो है कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत ये खुशी हो रही है देख करके कि अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में ये नवाचार तरीके से आप जो कर रहे हैं खेती, तरह तरह की खेती। तो पारंपरिक खेती के अलावा आपने ये शुरुआत की है, तो आपने अभी अपने समय ही किया है या पिताजी वगैरह के समय से सब करते आ रहे हैं? तो पिताजी तो मेरा सन 1980 का जन्म है, और सन 86 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। तो काफ़ी जो है संघर्ष पूर्ण मेरा जो है जीवन रहा है। तो जो है मैं तो स्वयं भी करता हूँ। 10 तक मैंने जो है पढ़ाई की है, और 10वीं के बाद मैं जो है खेती में ही जो है। तो क्या आप पशुपालन भी करते हैं? जी, किस तरह के पशुपालन भी करता हूँ। मेरे पास जो है साहिवाल गायें भी हैं। हाँ, और उसी से मैं जो है अपना ये कुछ गौमूत्र से और गोबर से जो है खाद बना रहा हूँ, और उसे जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं।
अगर हम बात करें पारंपरिक खेती की, जी तो खेती में पारंपरिक खेती के साथ साथ जो हम जैविक खेती की बात करें, जी तो जैविक खेती भी अपना रहे हैं। किस तरह से आप जैविक खेती को जी बढ़ावा दे रहे हैं? जैविक खेती मैंने 1 साल से शुरुआत कर दी है, क्योंकि हम एक बार में ही जो है जैविक खेती पर नहीं जा सकते, क्योंकि जैविक खेती जो है धीरे धीरे जो है जो अपना जो है जो मिट्टी है, मिट्टी में जो है जो बैक्टीरिया वगैरह जो रासायनिक खाद से जो है बढ़ चुके हैं। तो शुरुआत में यदि एक ही बार में अपन करेंगे तो नहीं होगा जो है जैविक खेती। तो हमने 1 साल से जो है इसका शुरुआत कर दिया है। धीरे धीरे जो है हम जी। अपना ये रासायनिक खाद को कम करते जा रहे हैं, और इसे जो है जैविक खेती से जो हम मतलब जीवामृत जो है बना रहे हैं, घन जीवामृत भी बनाया हमने, और डीकम्पोज है, और गाय के जो है गोबर से भी, गौमूत्र से भी जो है हम खाद वगैरह बना रहे हैं। तो उसे जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो है इसका रासायनिक हम थोड़ा कम करते जा रहे हैं। तो आप रसायन को कम करते जा रहे हैं और जैविकता की ओर बढ़ रहे हाँ, हैं। ये बहुत करीब खुशी की 3 बात साल है। 4 जी। साल में हमारा पूर्ण जैविक पे आ जाएगा। आप ये जो नवाचार हम देख रहे हैं, कृषि में नई नई तकनीक आप ये कर रहे हैं ईजाद, किस किस तरह के आप ये जो उद्यान की भी हम देख रहे हैं, तो क्या क्या आपने लगा रखा है और क्या नई तकनीक आप अपना रहे हैं इसमें? इसमें मैंने सबसे पहले एप्पल बेर लगाया था, और 2018 में करीब 40 पेड़ लगाए थे मैंने जो है एप्पल बेर के। फिर वो सफल रहा, 1 साल में ही फल मुझे मिल गया था खाने के लिए, और फिर दूसरी साल मैंने जो है करीब 1000 पेड़ लगा दिए इसके, तो एप्पल बेर के। जी, मुनाफा अच्छा हाँ, हो रहा है मुनाफा इससे, अच्छा है, और पारंपरिक जो है खेती के हाँ अपेक्षा। बढ़िया जो है। जी। और इसकी जो है साल में 1 फसल आती है, और हर साल इसकी प्रूनिंग होती है, कटाई। प्रूनिंग करने के बाद अप्रैल में प्रूनिंग होती है। प्रूनिंग करने के बाद फिर इसमें हम स्वीट कॉर्न लगा देते हैं। तो करीब 3 महीने से पहले जो है समय में स्वीट कॉर्न ख़त्म हो जाता है। जब तक जो है अपना एप्पल बेर का जो है ब्रांच जो है वो बड़ी हो जाती है, तो हम जो है 2-3 फसलें कर लेते हैं आराम से उसमें। अच्छा। ये सब देख रहे हैं कि बहुत अलग तरीके से आप खेती कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें आपने लगा रखी हैं। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे किस किस तरह के आपने ये जो फलदार वृक्ष हैं और कौन कौन चीज़ें जो यहाँ नहीं हो रही हैं, लोगों को पता नहीं है, वो आप बताएं थोड़ा सा विस्तार से। अब क्या है कि लोगों को पता नहीं है, ये ठीक है, लेकिन जब से ये मोबाइल आया है एंड्रॉयड, तो तब से जो है काफ़ी प्रचार प्रसार जो है होने लगा इन चीज़ों का। तो कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं कि जैसे एप्पल की वैरायटी है, तो सभी लोग ये जानते हैं कि सिर्फ हिमाचल और कश्मीर में जो है एप्पल होता है, लेकिन कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो गर्म क्षेत्र में भी जो है सफल तरीके से जो है उगाई जा रही हैं। कई लोग किसान अच्छा मुनाफा भी कर रहे हैं इसमें एप्पल में। तो एक HRM 99 एक वैरायटी निकाली जो हरमन शर्मा जी हैं हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने बनाई है, और एक अन्ना वैरायटी, एक डोरसेट गोल्डन है। ये करीब 3-4 वैरायटियाँ ऐसी हैं जो कि जो है 48 डिग्री तक के तापमान में सफल हो रही हैं एप्पल की। अच्छा। और आड़ू की भी कुछ वैरायटियाँ हैं जी। तो आड़ू भी हमने इस साल तो काफ़ी बीज भी लिया था। ये दिख रहा जो है आपको पीछे दिख रहा है, जी, जो है ये कटिंग हो गई पेड़ों की, देख रहे हैं जी। ये जो है आड़ू के पेड़ हैं। इसके पीछे जो है वो बादाम के पेड़ हैं, जो कैलिफोर्नियम बादाम होता है, जो कच्चा बादाम खाया जाता है, वो वाला बादाम है। और ये जो है आड़ू हमारा शान पंजाब है, सरबती है, प्रभात है, 3-4 वैरायटियाँ हैं। तो शान पंजाब और प्रभात वैरायटी गर्म क्षेत्र के लिए है। तो गर्म क्षेत्र में भी जो है हमारे यहाँ मौसम करीब जो है गर्मियों में 48 डिग्री तक पहुँच जाता है, वो आपको भी पता है। तो उस भीषण गर्मी में भी जो है हमारा जो है बढ़िया स्वाद आया, और बढ़िया जो है कलर और जो है शाइनिंग उस पर आई। जो बिल्कुल देव सिंह जी, जैसे एक बात है कि जहाँ चाहे वहाँ राह, और आपने अपनी चाहत मन में बनाई और राह भी बना ली। ऐसे बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में आप एक नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। अब यहाँ आप कई ऐसे जो फल हैं या और सब्जियां हैं जिनका हम प्रसंस्करण भी कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, तो क्या ये भी आप करते हैं ताकि एक अच्छा मूल्य हमें मिल सके? नहीं, अभी तो ये नहीं करते, लेकिन फिलहाल हमें मार्केट अच्छा है इसका, तो हम डायरेक्ट अपना जो है तोड़ के और मार्केट में ले जाते हैं। कुछ हमारे जो है डायरेक्ट हम ठेले वालों को जो है देते हैं अपने फल फ्रूट, तो मंडी भी नहीं जाना पड़ता है हमें, और अच्छे रेट में जो है हमारा बिक जाता है। जी। अच्छा, अब हम बात करें इसमें कोई आप अगर जो अच्छी तकनीक लगी हो, या आप अपने किसान साथियों को संदेश देना चाहें चलते चलते यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर पैसा कमाना है और आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, तो परंपरागत खेती के साथ साथ कुछ हटके खेती करो। यानी परंपरागत तो सभी कर रहे हैं,
तो कुछ हटके करो, हटके नहीं करोगे तो जो है आपका नाम नहीं होगा, ना पैसा कमा पाओगे आप। अब ये हमारा बेर 40-50 रुपए किलो बिक जाता है, और गेहूँ वगैरह बोती तो वो 20-25 रुपए किलो बिकता है। और 1 एकड़ से ये मान के चलो करीब 1.5-2 लाख रुपया हमें 1 एकड़ से मिल जाता है बेर में। अच्छा। हाँ, और 2-3 फसलें हो जाती हैं हमारी साथ में। तो इस प्रकार से किसानों को हम ये जो है कराएंगे अवगत के जो है नई तकनीक से और नए तरीके से जो है खेती करें, जिससे जो है आपका अच्छा जो है मुनाफा होगा। बिल्कुल, और इसमें युवा खास तौर से इस तरफ रुझान हो उनका, और वो अपना एक रोजगार का सृजन करें, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये है कि वो भी इसी तरीके से कर सकते हैं, और जो है कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई कर ना पाए। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो, क्योंकि अभी जितने लोग भी जो कर रहे हैं, बड़े बड़े किसान भी हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं? कोई किसान छोटा नहीं है ना बड़ा है। यदि वो चाहे रख ले कि हमको इस चीज़ करना है, बिल्कुल, तो संघर्ष जरूर करना पड़ेगा उसे, लेकिन वो उस मुकाम तक जरूर पहुंच जाएगा। जरूर पहुंच जाएगा जी, बिल्कुल। देव सिंह जी, धन्यवाद आपका। आपने हमारे इस कार्यक्रम में आकर के किसान साथियों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, और आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इस साल रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद, 43 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी। बलराम तालाब योजना का लाभ उठाएं। गेहूं पर मिलेगा 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस। कृषि अधिकारियों को नैनो यूरिया पर प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से। रबी सीजन की फसलों की बम्पर बुआई की गई है। ताज़ा बुआई आंकड़ों में रिकॉर्ड 640 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई की गई। इस बार कुल बुआई क्षेत्र सामान्य से 5 लाख हेक्टेयर और बीते साल से करीब 3 लाख हेक्टेयर अधिक दर्ज किया गया है। किसानों ने इस बार गेहूं और मोटे अनाज की फसलों की खूब बुआई की है, जबकि दलहन फसलों का रकबा सामान्य क्षेत्र से अधिक है, लेकिन बीते साल की तुलना में थोड़ा कम है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार रबी फसलों का उत्पादन भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने रबी सीजन की फसलों के बुआई क्षेत्रफल के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अभी तक सभी रबी फसलों की बुआई 640 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 6,68,654 किसानों से 43,47,206 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केंद्रों में हो चुकी है। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये और धान ग्रेड ए का 2,320 रुपये है। किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में अभी तक 8,267 करोड़ 1 लाख रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है। खरीदी गई धान में से 39,66,473 मीट्रिक टन उपार्जित धान का परिवहन किया जा चुका है। कुल 12,55,412 मीट्रिक टन धान मिलर्स को भेजी जा चुकी है। कृषि विभाग की बलराम तालाब योजना से सामान्य कृषकों को स्वयं के व्यय पर तालाब निर्माण करने पर लागत राशि का 40% अधिकतम 80,000 रुपये का लाभ मिलता है। योजना में लघु सीमांत कृषकों को लागत राशि का 50% और अधिकतम 80,000 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों को लागत राशि का 75% अधिकतम 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाने का प्रावधान है। योजना में वर्ष 2023-24 में 567.30 लाख रुपए की राशि में 662 बलराम तालाब निर्मित किए गए। विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 5,308.34 रुपये का वित्तीय लक्ष्य एवं 6,144 बलराम तालाब निर्मित किए जाने का भौतिक लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने गेहूं की खरीदी पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए प्रदेश में पंजीयन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक है। किसान ऐप के माध्यम से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। पंजीयन के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत
और तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन की व्यवस्था की गई है। विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं उपार्जन के लिए समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 150 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिलाकर किसानों का गेहूं 2,575 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल द्वारा जिले में मैदानी स्तर पर कार्यरत कृषि विस्तार अधिकारियों को नैनो यूरिया के उपयोग पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 29 कृषि विस्तार अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर V.K. वर्मा ने नैनो यूरिया की महत्ता पर, प्रयोग की विधियों एवं कृषकों पर अपनी बात पहुंचाने के लिए तरीकों पर विस्तार अधिकारियों से चर्चा की। इसके पश्चात इफ्को के गौरव पाटीदार ने नैनो यूरिया के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा की तथा यूरिया की एक थैली के स्थान पर नैनो यूरिया की एक बोतल को विकल्प के रूप में प्रयोग करने की सलाह दी। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। साथियों, ये था आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम ऐसे ही आपके लिए नई नई तकनीक और जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। फिर हम मिलेंगे अपनी और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।